ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि मुझे कुछ काम आ जा रहा है, कुछ जिम्मेदारियां थोड़ी ऐसी है कि उनमें मुझे जाना पड़ रहा है एक दो दिन। तो जो क्लास हमारी रेगुलर चल रही थी उसमें थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो रही है, लेकिन जो क्लासेस जहां छोड़ी थी मैंने, समायोजन का टॉपिक चल रहा था और उस क्लास को आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। और हम पढ़ रहे थे समायोजन रक्षा प्रणालियां, कुछ मैंने आपको करा दी थी, आगे की कुछ कंटिन्यू करते हैं। और समायोजन रक्षा प्रणालियों में दमन, शमन, दिवा, स्वप्न, ठीक है, प्रतिगमन, नकारना और क्षतिपूर्ति, जहां तक मुझे याद है ये वाले मैंने आपको करवा दिए थे। अब आगे का देख लेते हैं, आगे कौन कौन सी है देखिए। चलिए आज के वीडियो में शुरुआत करते हैं तादात्मीकरण से। तादात्मीकरण, ठीक है। अब ये तादात्मीकरण क्या होता है वो समझे आप। इसको हम दो तरह से परिभाषित करते हैं। पहला, जब कोई व्यक्ति ख्याति प्राप्त व्यक्ति के गुणों को अपने व्यवहार में प्रदर्शित करता है, ठीक है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, तादात्मीकरण क्या होता है, दूसरे से खुद को जोड़ लेना, ठीक है, तादात्मीकरण कहलाता है। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति के गुणों को, जब कोई व्यक्ति ख्याति प्राप्त व्यक्ति के गुणों को, ख्याति प्राप्त व्यक्ति के गुणों को अपने व्यवहार में प्रदर्शित करता है, ठीक है, तो तादात्मीकरण कहलाता है। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत प्रसिद्ध है और लोग उसको आइडियल मानते हैं, लोग उसको अपना आदर्श मानते हैं, और फिर कोई सामान्य व्यक्ति उस आइडियल या आदर्श के जैसा बनने की कोशिश करता है, उसके व्यवहार, अपने व्यवहार में उसके गुणों को धारण कर लेता है, उसके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करता है, उसके जैसी हेयर स्टाइल अपनाने की कोशिश करता है, उसके जैसी चाल ढाल बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, अपने शारीरिक सौष्ठव को उसके जैसा बनाने की कोशिश करता है। तो उसे हम, उस स्थिति में जो रक्षा प्रणाली प्रदर्शित होती है उसे हम कहते हैं तादात्मीकरण, ठीक है। जैसे किसी लड़के द्वारा स्वयं को फिल्म का हीरो समझना और लड़की द्वारा स्वयं को फिल्म की हीरोइन समझना। लड़का खुद को फिल्म का हीरो समझता है और लड़की स्वयं को फिल्म की हीरोइन समझती है। ऐसी स्थिति में तादात्मीकरण का प्रदर्शन होता है, तादात्मीकरण दिखाई देता है, ठीक है। अब इसकी दूसरी भाषा देखिए, बी। जब कोई व्यक्ति अपनी असफलता को समायोजित करने के लिए, मतलब असफल तो हुआ है लेकिन आप भी जानते हैं अगर समायोजन नहीं करेगा तो आगे जीवन नहीं बढ़ पाएगा, आगे नहीं जी पाएगा। इसीलिए वो क्या करता है, अपनी असफलता को सॉरी समायोजित करने के लिए अपना परिचय ऐसे व्यक्ति से जोड़ लेता है जो असफल होने के बाद भी ख्याति प्राप्त हो, ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपनी असफलता को समायोजित करने के लिए अपना परिचय, ठीक है, ऐसे व्यक्ति से जोड़ लेता है जो असफल होने के बाद भी कैसा हो, ख्याति प्राप्त, तो उस स्थिति में भी क्या दिखाई देता है, तादात्मीकरण। इसका उदाहरण है जैसे 10वीं कक्षा में
फेल होने वाला बालक सचिन तेंदुलकर का उदाहरण दे। ये भी फेल हुए थे 10th में क्रिकेट की वजह से। बच्चा फेल हुआ क्रिकेट में पढ़ाई ना करने की वजह से। लेकिन जो 10वीं कक्षा में फेल हुआ है, वो व्यक्ति जब उसको दूसरे उसके जो मित्र है, जो दोस्त है, वो उसे बार बार चिढ़ाते हैं, तू 10वीं में फेल हो गया, अब तू क्या कर सकता है, तू कुछ ही नहीं कर पाएगा। तो वो कहता है कि 10वीं में मैं फेल हो गया तो क्या हुआ, 10वीं में फेल तो सचिन तेंदुलकर भी हुआ था। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मैं 10वीं में फेल हो गया तो कोई बात नहीं, मैं किसी और फील्ड में अच्छा कर लूंगा, मैं किसी और फील्ड में और बढ़िया काम कर लूंगा, जैसे तेंदुलकर ने क्रिकेट के क्षेत्र में किया है। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, अपना समायोजन। वो ये कहना चाह रहा है कि भैया 10वीं फेल हो गए तो कोई बात नहीं, उसमें तनाव की बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो 10वीं में फेल हो जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाते हैं, स्कूल की पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते, लेकिन आगे चल के वो बहुत सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह से हम तादात्म्यकरण का प्रदर्शन करते हैं, दो तरह से हम देखते हैं। दोबारा से देखो, पहली परिभाषा मैंने आपको बताई कैसे परिभाषित करते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति के गुणों को अपने व्यवहार में प्रदर्शित करे। एक मूवी आई थी तेरे नाम, ठीक है, और उस मूवी में सलमान खान की हेयर स्टाइल आपने देखी होगी खूब। और आपने उस समय का अगर आपको याद होगा तो उस समय में जो बच्चे थे उन्होंने, बहुत सारे युवाओं ने और सलमान खान की हेयर स्टाइल को फॉलो किया था। खुद के भी ऐसे बीच की मांग निकाल के बच्चे घूमते थे। ठीक है, दूसरा, जब कोई व्यक्ति अपनी असफलता को समायोजित करने के लिए, मतलब एक तरह से छुपाने के लिए, अपना परिचय किसी ऐसे असफल व्यक्ति से जोड़ ले जो असफल तो हुआ लेकिन आगे चल के उसने ख्याति को प्राप्त कर लिया। मतलब असफल तो हुआ पर आगे चलकर किसी ख्याति को प्राप्त कर लिया, और ख्याति को प्राप्त करके उसने अपना नाम कमाया। असफल होने के बाद किसी विशेष स्थिति में फेल हुआ लेकिन आगे चल के बहुत पॉपुलर हो गया। तो वो उस व्यक्ति के साथ जब कोई व्यक्ति अपना परिचय जोड़ता है, अपना तालमेल बिठाता है, क्योंकि वो भी असफल, वो भी असफल, तो उस स्थिति में भी तादात्म्यकरण का प्रदर्शन होता है। जैसे 10th में फेल होने वाला बच्चा सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देने लग जाता है कि 10वीं क्लास में मैं ही फेल नहीं हुआ, 10वीं में तो तेंदुलकर भी फेल हुआ था, लेकिन आज पूरी दुनिया उनको जानती है, सभी लोग उनको पहचानते हैं, उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने किया, फेल होने के बाद भी अपना नाम किया, ऐसे ही मैं भी अपना कुछ अच्छा नाम कर लूंगा, मैं भी समाज में प्रतिष्ठा बना लूंगा, मैं भी किसी फील्ड में और अच्छा करके अपनी असफलता को छुपा लूंगा। तो यहां भी क्या दिखाई दे रहा है, तादात्म्यकरण। ठीक है, तो ये था अपना तादात्म्यकरण। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है शोधन। शोधन को मार्गांतीकरण भी कहते हैं। ठीक है, शोधन का अर्थ क्या होता है, सुधार करना, सुधार करना या फिर सुधारना, जो भी आप बोलना चाहो, एक ही बात है। जैसे हम खनिज निकालते हैं, कच्चा होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल होता है, फिर उसका शोधन किया जाता है और उसे श्रेष्ठ बनाया जाता है, बेस्ट बनाया जाता है। तो शोधन का अर्थ होता है सुधारना। ठीक है, अब यहां पे खनिज की बात नहीं कर रहे, यहां तो हम व्यक्ति के व्यवहार की बात कर रहे हैं कि व्यक्ति का व्यवहार है, कोई व्यवहार है जो अच्छा नहीं है, या उसके मूल व्यवहार में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करते हैं, उन कमियों में बदलाव लाते हैं, उन कमियों को अच्छाई में बदलते हैं, तो उस प्रक्रिया को भी हम क्या बोलते हैं, शोधन। ठीक है, देखिए क्या है, जब कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति समाज द्वारा अमान्य प्रवृत्तियों को, समाज द्वारा अमान्य प्रवृत्तियों को समाज द्वारा ही मान्य प्रवृत्तियों में
बदलने के लिए समाज द्वारा ही मान्य प्रवृत्तियों में बदलने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, तो शोधन कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, कोई किसी व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है जिसकी समाज में सभी लोग आलोचना करते हैं या उसकी बुराई करते हैं कि ऐसा व्यवहार नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, गलत है। फिर वो व्यक्ति अपने व्यवहार में कर लेता है परिवर्तन, अपने व्यवहार को बना लेता है श्रेष्ठ। ठीक है, अब सब लोग उसकी क्या कर रहे हैं? तारीफ। ठीक है, तो इस स्थिति को, जो आलोचना थी, जो बुराई हो रही थी, उसने किस में बदल ली? तारीफ में। अब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रक्षा प्रणाली प्रदर्शित होती है उसका नाम है शोधन। शोधन मतलब सुधारना, सुधार करना। ठीक है, अब प्रॉपर एक बार फिर से समझिए। जब कोई व्यक्ति समाज द्वारा अमान्य अमान्य मतलब जिसकी समाज में निंदा की जाती है, समाज जिसको मान्यता नहीं देता, अमान्य प्रवृत्तियों को समाज द्वारा ही मान्य प्रवृत्तियों में, समाज जिनको मान्यता देता है, समाज जिनकी बड़ाई करता है, तारीफ करता है, बदलने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, तो क्या कहलाता है? शोधन। नहीं समझे? दोबारा से देखो, जब कोई व्यक्ति समाज द्वारा अमान्य प्रवृत्तियों को, अब समाज द्वारा अमान्य क्या है? देखो, एक लड़का है, गाने गाता है, फिल्मी गाने, आवाज भी अच्छी है, फिल्मी गाने का शौक है, लेकिन कब गा देता है? जब कई बार वहां से लड़की गुजरती है, लड़कियां गुजरती है या महिलाएं गुजरती है। अब समाज के लोग उसकी निंदा करते हैं कि तुम महिलाओं को देखकर इस तरह का जो व्यवहार प्रदर्शित करते हो ये बुरा होता है, गलत होता है। और कई बार उसकी पिटाई भी लग चुकी है, हाथापाई की नौबत भी आ चुकी है, पिटाई भी लग चुकी है। अब क्या होता है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे समाज ने इस तरह के व्यवहार को क्या कर रखा है? अमान्य। समाज ने इन बातों को गलत और अमान्य करार दिया हुआ है। तो वही लड़का जब कई बार उसके साथ हाथापाई की नौबत आ जाती है, वो कई बार पिटाई भी खा लेता है और समाज के लोग उसकी निंदा करते हैं, तो वही लड़का अब अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है और फिल्मी गाने गाने वाला लड़का अब मंदिरों में भजन गाने लग जाता है। इसका मेरा कहने का तात्पर्य है कि फिल्मी गाने गाना अमान्य नहीं है, पर इस तरह की जगह पर गाना जहां महिला या लड़कियां हो, वहां उनको देख करके गाना ये अमान्य है। उसके बाद जब मंदिरों में भजन गा रहा है तो समाज ने उसको क्या किया है? मान्यता दी है, स्वीकार किया है कि हाँ ठीक है, चलो ये व्यवहार तुम्हारा अच्छा है। तो जब कोई व्यक्ति समाज द्वारा अमान्य प्रवृत्तियों को समाज द्वारा ही मान्य प्रवृत्तियों में बदलने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है तो उसे कहते हैं शोधन। जैसे इस तरह गाने गाने वाला जो फिल्मी गाने गाता था महिलाओं को देखकर, वो लड़का जब अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है और वो भजन गाने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो रक्षा प्रणाली प्रदर्शित होती है उसका नाम है शोधन। शोधन को मार्गांतीकरण के नाम से भी जाना जाता है, इसे मार्गांतीकरण भी कहते हैं। इसका मतलब शोधन का एक और नाम हो गया मार्गांतीकरण। जैसे युक्तिकरण का नाम होता है औचित्य स्थापन, ठीक वैसे ही शोधन का दूसरा नाम होता है मार्गांतीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? आक्रामकता। ठीक है, आक्रामकता क्या है? आक्रामकता से तात्पर्य होता है क्रोध प्रदर्शित करना। ठीक है, आक्रामकता से तात्पर्य क्या होता है? क्रोध प्रदर्शित करना। इसका मतलब जिसके प्रति हमें गुस्सा आ रहा है, जिसके प्रति हमें क्रोध प्रदर्शित करना है,
हम उसके प्रति वैसे व्यवहार का प्रदर्शन करें जैसा हमारे मन में है, ठीक है, तो वो आक्रामकता है। अब ये दो प्रकार से प्रदर्शित होती है आक्रामकता, मतलब हम क्रोध दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। एक तो करते हैं प्रत्यक्ष रूप में और दूसरा हम करते हैं अप्रत्यक्ष रूप में। क्रोध का प्रदर्शन दो प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अर्थात आक्रामकता के दो रूप होते हैं, प्रत्यक्ष आक्रामकता और अप्रत्यक्ष आक्रामकता। अब प्रत्यक्ष आक्रामकता क्या है, देखो, जिस वस्तु या व्यक्ति से तनाव उत्पन्न होता है, जिस वस्तु या व्यक्ति से तनाव उत्पन्न होता है, उसे क्षति पहुंचाने अथवा नष्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। जिससे तनाव हो रहा है, उस व्यक्ति से या फिर उस वस्तु से, जिससे भी तनाव हो रहा है, चाहे किसी वस्तु से हो रहा हो चाहे किसी व्यक्ति से हो रहा हो। कोई वस्तु आपको खराब लगती है, जैसे आपके कमरे में टूटी हुई कुर्सी है, कुर्सी टूटी हुई है और आप अपने घर में कई बार बोल चुके कि भाई ये कुर्सी इस कमरे में नहीं होनी चाहिए, फिर भी घर वाले ध्यान नहीं दे रहे, कुर्सी नहीं हटा रहे। आपने एक दिन कहा, दो दिन कहा, तीसरे दिन आपने उस कुर्सी को बाहर फेंक दिया या लात मार के बिल्कुल ही तोड़ दिया या दीवार में ही दे मारा। तो ऐसी स्थिति में जो आक्रामकता प्रदर्शित हो रही है वो कौन सी है, प्रत्यक्ष, ठीक है। अब प्रत्यक्ष आक्रामकता क्यों कही मैंने, इसलिए कहा इसको प्रत्यक्ष आक्रामकता, क्योंकि जिससे तनाव हो रहा है हम उसे ही नष्ट कर देते हैं या फिर उसे क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जब क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं अथवा नष्ट करने की कोशिश करते हैं तो उस स्थिति में प्रत्यक्ष आक्रामकता का प्रदर्शन होता है। अब दूसरी है अप्रत्यक्ष, जैसे हमने कुर्सी के साथ किया, पैर से तोड़ दी, या फिर एक और उदाहरण आप ऐसे समझ लो कि कोई बच्चा है और उसके दूसरे जो साथी है वो उसे चिढ़ाते हैं। सपोज उस बच्चे की हेल्थ ज्यादा है तो दूसरे साथी उसको मोटू कहकर चिढ़ाने लग जाते हैं, मोटू 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 ऐसे उसे पुकारते हैं उसे देख करके। एक दिन क्या होता है, जो बच्चा सबसे ज्यादा उसे चिढ़ाता है वो उसके साथ मारपीट करने लग जाता है, हाथापाई करने लग जाता है। तो तनाव किससे उत्पन्न हो रहा था, उस बच्चे से जो उसे बार बार मोटू कह के चिढ़ाता है। तो बार बार जब वो मोटू कहता है उसको गुस्सा आता है, वो कंट्रोल करता है, लेकिन एक दिन वो उस बच्चे से भिड़ जाता है और मारपीट कर देता है। कौन सी आक्रामकता हुई, प्रत्यक्ष, ठीक है। दूसरी कौन सी है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में उस वस्तु या व्यक्ति से कुछ नहीं कहा जाता, उससे कुछ नहीं कहते जिससे हमें तनाव हो रहा है, किसी अन्य माध्यम से गुस्सा दिखाते हैं, अन्य माध्यम से क्रोध प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब अन्य माध्यम से कैसे क्रोध प्रदर्शित करेंगे, जैसे घर में कोई वाद विवाद हो रहा है, ठीक है, और आप उस व्यक्ति से कुछ नहीं कह पा रहे जो आपसे कुछ कह रहा है या आपको कुछ सुना रहा है या आपको कुछ प्रवचन दे रहा है और आपको उसकी बातों से गुस्सा आ रहा है। तो कई बार आपने देखा होगा किशोर अवस्था के बच्चों का व्यवहार, वो दीवार में घूसा मार देता है एकदम से, या टेबल को जोर से ठोक के खड़े होके चले जाते हैं। मतलब गुस्सा तो उस व्यक्ति से हो रहा है, तनाव उससे उत्पन्न हो रहा है जो उसको भाषण दे रहा है, जो कह रहा है, जो उसकी कमियां गिना रहा है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कह रहा, वो जोर से टेबल को ठोक देता है या दीवार में घूसा मार के जाता है, ठीक है। तो आक्रामकता का प्रदर्शन तो हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष ना होकर के ये हो गया अप्रत्यक्ष। और फिर हमारे घर वाले कई बार कहते भी है, ज्यादा जवानी आ रही है तुझमें, ज्यादा ताकत आ गई है तुझमें, जो टेबल और तोड़ रहा है और दीवारों में घूसे मार रहा है, कमियां स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन जिसने टेबल में ऐसे जोर से घूसा मारा या दीवार में जोर से घूसा मारा, उसने अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन तो कर लिया, लेकिन प्रत्यक्ष ना होकर के किस तरह से किया है, अप्रत्यक्ष रूप में, ठीक है। तो आक्रामकता का मतलब है क्रोध प्रदर्शित करना। इसके दो रूप होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में हम पढ़ते हैं जिस वस्तु या व्यक्ति से तनाव उत्पन्न होता है उसे क्षति पहुंचाने अथवा नष्ट करने की कोशिश की जाए। जैसे टूटी हुई कुर्सी को देखने पर तनाव उत्पन्न हो रहा था तो कुर्सी को ही तोड़ दिया पूरी तरह से।
अप्रत्यक्ष कहते हैं जिस वस्तु या व्यक्ति से तनाव उत्पन्न हो, उससे कुछ ना कहकर अन्य माध्यम से क्रोध प्रदर्शित किया जाए, तो उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष आक्रामकता। ठीक है, तो ये हो गया अपना आक्रामकता का। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पृथक्करण। पृथक्करण का ही दूसरा नाम होता है पलायन। अब ये पृथक्करण या पलायन क्या होता है? एक तरह से हम कह सकते हैं अलग होना। पृथक्करण या पलायन से मतलब क्या होता है? अलग होना। अलग होना मतलब उस जगह से अलग हो जाना, उस व्यक्ति से अलग हो जाना जिससे हमारे मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न होता है, उस जगह को छोड़ देना जिस जगह से हमें तनाव उत्पन्न होता है, उस व्यक्ति का साथ छोड़ देना जिसकी वजह से हमें तनाव उत्पन्न होता है। और आपको अपनाना चाहिए इसे, जो तैयारी कर रहे हैं, टीचर ग्रेड की कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूं और साइकोलॉजी टीचर ग्रेड में आती है, इसलिए मेरी जुबान पर पहला नाम टीचर ग्रेड ही आता है। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की बात ज्यादा आती है मेरे माइंड में। जिन दोस्तों से हम अपना मार्ग भटक रहे हैं, जिन दोस्तों की वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम अपना कीमती समय ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहे, हमें उन दोस्तों से दूर होना चाहिए और हमें पृथक्करण करना चाहिए, पलायन, अलग हो जाना चाहिए ऐसे दोस्तों से। या फिर सोशल मीडिया से, एंड्रॉयड मोबाइल से अगर हमारा समय खराब हो रहा है तो उस एंड्रॉयड मोबाइल से भी हमें अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, वहां भी पृथक्करण दिखाई देगा। उस व्हाट्सएप फेसबुक के चलाने से यदि आपका समय खराब होता है, ऑनलाइन कुछ भी देखने से समय खराब होता है, तो व्हाट्सएप फेसबुक को डिलीट कर दीजिए। ठीक है, कुछ दिन के लिए डिलीट कर दो। अगर व्हाट्सएप फेसबुक 4-6 महीने नहीं चलाओगे तो दुनिया में कोई ज्यादा हाहाकार नहीं मच जाएगा कि आप फेसबुक नहीं चला रहे, आप व्हाट्सएप नहीं चला रहे, तो पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन इनको बंद करके आप पढ़ाई शुरू करेंगे, पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाई चलाएंगे, किताबें चलाएंगे, किताबों में अपना दिमाग चलाएंगे, तो देखना परिवर्तन आ जाएगा। फिर पूरी दुनिया आपके सामने झुकेगी। पूरी दुनिया मतलब जो भी परिचित है, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है। अच्छा करके दिखाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा करके दिखाएंगे तो लोग आपके सामने झुकेंगे, मानेंगे, लोहा मानेंगे आपकी प्रतिभा का। लेकिन उसके लिए ऐसे दोस्तों से पृथक होना है, उन चीजों से पृथक होना है जिनसे पढ़ाई व्यर्थ, हमारा समय व्यर्थ हो रहा है, पढ़ाई का समय वेस्ट हो रहा है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर से विमुख हो रहे हैं, और जिस पर्पस को लेकर के हम किसी शहर में आए हैं तैयारी करने, या जिस पर्पस से हम तैयारी करने बैठे उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो उन चीजों से दूर होना है। एक तरह से हमको क्या करना है? पृथक्करण करना है, अलग हो जाना है। ठीक है, जिस वस्तु या व्यक्ति से तनाव उत्पन्न होता है, जिस वस्तु या व्यक्ति से तनाव उत्पन्न होता है, स्वयं को उससे पृथक कर लेना। ठीक है, अलग हो जाना क्या कहलाता है? पृथक्करण या पलायन। जिस वस्तु या व्यक्ति से तनाव उत्पन्न होता है, स्वयं को उससे पृथक कर लेना, स्वयं को उससे अलग कर लेना, स्वयं उससे अलग हो जाना, क्या कहलाता है? पृथक्करण या पलायन। ठीक है, जैसे दो व्यक्तियों में झगड़ा होता है तो एक व्यक्ति उस जगह से चला जाता है, या सास बहू में झगड़ा होता है तो बहू उठ के वहां से चली जाती है। इसका मतलब अगर वहां रहेंगे तो तनाव होगा, फिर से झगड़ा होगा, इसीलिए बात आगे बढ़ेगी, बहस आगे बढ़ेगी, तो वो क्या करती है? दूसरी जगह चले जाते हैं, वो व्यक्ति दूसरी जगह चला जाता है। जब वहां सामने सामने रहेंगे नहीं तो फिर ऑटोमेटिक लड़ाई, बहस सब समाप्त। अर्थात उस व्यक्ति ने क्या कर लिया? पृथक्करण। क्या कर लिया? पलायन। उस जगह को छोड़ दिया, उस जगह से चला गया जिस जगह से या जिस व्यक्ति से उसको तनाव हो रहा था। ठीक है, तो ये है अपना पलायन, जिसको हम पृथक्करण के नाम से भी जानते हैं। अगला देख लेते हैं, चलिए। अगला है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण, प्रक्षेपण का अर्थ होता है फेंकना। क्या अर्थ होता है? फेंकना। क्या है? देखो, जब कोई व्यक्ति
जब कोई व्यक्ति अपनी कमियों को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार ना करके, जब कोई व्यक्ति अपनी कमियों को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार ना करके अन्य माध्यम में कमियां निकालकर अपना समायोजन करता है तो प्रक्षेपण कहलाता है। कुल मिलाकर हम ऐसे भी कह सकते हैं, अपना दोष दूसरों पर थोपना। ठीक है, अपना दोष दूसरों पर थोपना कहने का मीन्स क्या हुआ इसका? जैसे एक उदाहरण समझो, थर्ड ग्रेड परीक्षा की तैयारी कर रहा था कोई व्यक्ति और थर्ड ग्रेड परीक्षा में वो फेल हो जाता है, लेकिन वो इस बात को स्वीकार नहीं करता, वो यह नहीं मानता कि उसने ढंग से पढ़ाई नहीं की थी, समय रहते पढ़ाई नहीं की थी, वो इस बात को नहीं मानता। ठीक है, वो क्या करता है, वो कहता है पेपर बिक जाते हैं या पेपर आउट हो जाते हैं, नहीं तो मेरा सिलेक्शन तो श्योर था। ये तो पेपर बिक जाते हैं या फिर पेपर आउट हो जाते हैं, नहीं तो मेरा सिलेक्शन तो 100% हो जाता। कहने का मेरा मीन्स ये है, वो ये स्वीकार नहीं कर रहा कि उससे कमी रह गई, और वो ये स्वीकार नहीं कर रहा कि उसने समय रहते तैयारी नहीं की। वो क्या मान के चल रहा है कि मेरी तो कोई कमी नहीं थी, ये तो पेपर बिक गए, नहीं मेरा सिलेक्शन कौन रोकता, मेरा तो निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाता अगर पेपर नहीं बिकते तो वो अपनी कमी दूसरों पे थोप रहा है या फिर कोचिंग में कमी निकाल रहा है। ठीक है, कहने का मेरा तात्पर्य यह है, अपना दोष दूसरों पर थोपना, अपनी गलतियां दूसरों के सिर मढ़ना, यह क्या कहलाता है? प्रक्षेपण। जब कोई व्यक्ति अपनी कमियों को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार ना करके अन्य माध्यम में कमियां निकालकर अपना समायोजन करे तो प्रक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कुछ रक्षा प्रणालियां, और कल मैं इनको कंप्लीट करा दूंगा जो भी शेष बची है। कल के वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। और एक अपील जैसी कि मैं आपसे रोज करता हूं, यदि आप थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा या सेकंड ग्रेड पटवारी और क्या कहते हैं फोर्थ क्लास, मतलब राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं और आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, तो ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक अच्छी टीम जो आपके डाउट्स को क्लियर करती है, आपको श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करती है और सफलता के उस मुकाम तक पहुंचाने में आपको पूरा सहयोग प्रदान करती है, और वो टीम आपको वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी जहां तक जाने की आपको चाहत है। इसीलिए यदि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपने आप को सफलता के शिखर तक पहुंचते हुए देखना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर, जहां की शानदार टीम बेहतरीन तैयारी करवाएगी और आपको सफलता तक पहुंचाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।